बहू ने छुपाया ससुराल वालों से मायके का राज। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये शादी करवाने में दिन लगाने चाहिए। आजकल के बिगड़ैल जमाने में जहाँ हर लड़की छोटे कपड़े पहनना पसंद करती है, ऐसे में घूंघट करने वाली मिलना ऐसे है जैसे तुमने घी के चिराग जलाकर किसी को ढूंढ लिया हो। हाँ, हमें मंजूर है। अब से 3 दिन बाद ये शादी है। लेकिन बाबा, हम तो भाभी को बात पक्की होने का कोई तोहफा ही नहीं लेकर आए देने के लिए। अब ऐसा कहाँ पता था कि हम रिश्ता देखने जाएंगे और शादी पक्की करके आएंगे। बहन जी, अभी तो देने को कुछ नहीं है। हाँ, पैसे हैं तो हम अपनी बहू के हाथ पर पैसे रखकर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। ये ले बहू, आगे के शगुन अब तुझे शादी के बाद दूंगी। हमारी बहू का ख्याल रखना। हेमा की बात को सुनकर रेखा हल्की मुस्कुराई, जिसके बाद लड़के वाले चले गए। रागिनी पैसे हाथ पर रखे हुए बस देखती रह गई और लड़के वालों के जाने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं चाची, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतने अच्छे भले लोगों को ऐसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। ला, ये पैसे मुझे दे। लखन जी, पूरे 1 लाख है। बैठे बैठे 1 लाख आ गए। सही कहा। आप ये सब ले लो चाची, चाचा, आप ये सब ले लो, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाओ। मैं ये नहीं झेल पाऊंगी। जो मैंने किया है उसके बाद मेरे ऊपर एक एक सांस भारी है। मेरी चाहे जान ले लो, लेकिन मौत से भी बुरी सजा मुझे नहीं दो। एक भले इंसान से अगर मेरी शादी हो गई तो मैं तो खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। हो गई तेरी ओवर एक्टिंग। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले। जो तूने किया है उसके बाद तुझे भरपाई करनी पड़ेगी। और हाँ, खबरदार जो खुद को एक खरोच भी डाली तो तू शादी करेगी। और बस शादी नहीं, शादी के बाद जब जब हम तुझसे कुछ मांगेंगे तुझे हमें देना पड़ेगा। पूरी उम्र तेरी परवरिश करने के बाद जो सिला तूने हमें दिया है ना, अब उसके बाद तुझे माफी नहीं, शादी के रूप में सजा मिलेगी। और अगर तुझे खुद को नुकसान पहुंचाया तो सोच लेना तेरे मरे हुए माँ बाप की आत्मा के बारे में। क्या? रागिनी हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। उसके हाथों में बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह अपने कमरे में गई और सारा दिन बस बिस्तर में मुंह गाड़कर पड़ी रही। लेकिन ऐसा भी क्या राज था जो कि रागिनी को जीने नहीं दे रहा था और वो खुद को इतना गलत समझ रही थी। इस राज से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही चलते चलते 3 दिन पूरे हुए और वो दिन भी आ गया जब रागिनी दुल्हन बनकर सुर्ख जोड़े में अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। अभी उसका गृह प्रवेश हो रहा था। हेमा बेटा, चट मंगनी और पट ब्याह। तुमने तो 3-4 दिन में ही बेटे का घर बसवा दिया। बेटा है ही ऐसा, मेहनती है, डॉक्टर है और खूबसूरत भी है, तो बस लड़कियों को और क्या ही चाहिए। ये सब लोग इस तरह की बातें करना कब बंद करेंगे? मुझसे ये सब नहीं सुना जाता। मैं गुनाहगार हूँ। रागिनी, क्या बात है? तुम कांप क्यों रही हो? लगता है कि तुम फिर से नर्वस हो। लो, मेरा हाथ पकड़ो और बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, अब से ये बस मेरा नहीं, तुम्हारा भी घर है। माँ, जल्दी से प्रवेश कराओ, रागिनी को थकान हो रही है। करवाओ जी, जल्दी से करवाओ। बेटे को अपनी पत्नी की फिक्र हो रही है। अरे नहीं नहीं, वो जोड़ा भारी है, थकान तो होगी ही। नंदनी, आरती की थाली तो लाना। जी माँ, बस अभी लाई। ये लो। अरे नहीं, इतना सोचने की वजह से अब तो मुझे चक्कर आ रहा है। चल बहू, हो गई आरती, अंदर आ जा। आओ रागिनी, मेरे साथ आओ। राम जी कितने अच्छे हैं। मैं इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी इनके काबिल नहीं बन सकती। देखो तो सही, दूल्हा और दुल्हन एक साथ हाथ पकड़कर घर में आए हैं। ऐसा प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात है। बड़े भाई को इस तरह बोलकर शर्मिंदा नहीं करते हैं। अभी सब ऐसे हंसी मजाक ही कर रहे थे कि ज्यादा सोचने की वजह से रागिनी को चक्कर आने लगा और वो अपना बैलेंस खोने लगी। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था माँ। मुझे लगता है कि तुम्हें थकान है। चलो, तुम कमरे में चलो, आराम कर लेना। हाँ राम, तू बहू को कमरे में ले जा, आराम कर लेगी। ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई हो लगता है। भैया भाभी को गोद में उठा लो, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। नहीं नहीं, मैं चढ़ जाऊंगी। तू सही कह रही है नंदनी। रागिनी के मना करने के बाद भी राम ने उसको गोद में ले लिया और कमरे तक वो उसको ऐसे ही लेकर गया। बाकी सभी घरवाले भी आराम करने को चले गए। और आपने बेकार में मुझे उठाया। मैं भारी भरकम लड़की, मैं खुद आ जाती। अरे तुम कहाँ भारी हो,
तुम भी ना। अच्छा सुनो, शादी बड़ी जल्दी जल्दी में हुई, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दूंगा कि तुम इसे एकदम से एक्सेप्ट करो। तुम मुझे अपना दोस्त समझना, ठीक है? ये लो मेरे कंफर्टेबल कपड़े हैं, इन्हें पहन लो। सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हम तुम्हारे लिए शॉपिंग ही नहीं कर पाए। राम जी कितने अच्छे, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। भगवान ऐसे लड़के को मेरे साथ क्यों? रागिनी बेचारी अपने गिल्ट से रेगुलर लड़ रही थी। उसने राम के दिए हुए कपड़े बदले, जिसके बाद वो सोने को लेट गई। कमरे के ही सोफे पर राम सो गया। ऐसे ही अगली सुबह। मुझे ये सब बोझ लग रहा है। हम आ जाएं? जी आ जाइए। बहू, हम तेरे लिए आज के लिए कपड़े और कुछ गहने लाए हैं, इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। जी होती हूँ। आप रो रही थी भाभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आज तो आपको मैं तैयार करूंगी। माँ आप जाओ। भाभी, आपकी आईलैशेस कितनी प्यारी हैं और आप भी बहुत अच्छी हो। दुनिया की सबसे बुरी लड़की को ऐसे बोल रही हो? सबसे बुरी? मेरा मतलब एक से एक अच्छी लड़की है इस दुनिया में, तुम मुझे बोल रही हो? आप भी ना। अच्छा भाभी, कुछ अपने पास्ट का तो बताओ। आपका कौन दोस्त था, कहाँ आपने पढ़ाई की? नंदिनी की बात को सुनकर रागिनी सुन्न हो गई और एकदम चिल्लाई। नहीं। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ था? पता नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि बहू की तबीयत कुछ सही नहीं है। एक काम कर बहू, तू आराम कर। पहली रसोई वगैरह होती रहेगी, खाना मैं बना दूंगी, बस तू हाथ लगा देना। हाँ माँ, ये ठीक है। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। माँ बाबा आप क्यों चले गए? अगर गए भी थे तो ये दिन दिखाने से पहले मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? ये जिंदगी मेरे ऊपर बोझ है, मुझसे सांस नहीं ली जाती है। रागिनी ने ऐसे ही रोकर अपने जी को हल्का किया, जिसके बाद हेमा ने खाना बनाया और रागिनी ने बस खाने में चम्मच चला दिया। कुछ देर बाद जब सब खाने को बैठे तो रागिनी बस खड़ी रही। भाभी क्यों खड़ी हैं? बैठिए। मैं बैठ जाऊं? नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों बहू, तो क्यों बाद में खाएगी? भाभी, ये आपके जालिम ससुराल वाले नहीं है, सभी आज की सोच के लोग हैं। आप भी खाओ, हम भी खाएंगे। ठीक है। ये ले बहू, अब खा। मत करो ऐसा, नहीं दे पाऊंगी मैं इस प्यार का बदला। मेरा राज जानकर आप लोग भी मुझसे नफरत करोगे। क्या बात है रागिनी, खाओ। बहू कहाँ जा रही है? बस माँ जी, अपनी मेरा पेट भर गया। तुम्हारा पेट भी भर गया? अभी तुमने खाया ही क्या है? नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अच्छा सुन, ये ले तेरा शगुन, पहली रसोई का। ये हमारे खानदानी कंगन है, मुझे मेरी सास ने दिए और अब मैं तुझे दे रही हूँ, संभाल कर रखना। और ये ले, अब चली जा। पता नहीं रागिनी को कुछ तो परेशानी है माँ, नहीं तो वो ऐसे बर्ताव क्यों करेगी? नहीं बेटा, अभी उसका ससुराल का आज पहला दिन है, नहीं खा पा रही होगी वो बस हमारे सामने। एक तरफ घर वालों को उसकी चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि उसके पास रेखा का फोन आया। हाँ चाची, ससुराल आकर अपने चाचा और चाची को भूल गई। मैं हूँ इस लायक कि मैं किसी को याद करूं? तुझे डींगे मारने को मैंने फोन नहीं किया। पहली रसोई का शगुन मिला? हाँ मिला। हाँ तो उसको लेकर घर आ जा, और हाँ आ ही जाना, नहीं तो तेरा राज बताने में मुझे देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा नहीं करना, मैं आती हूँ। मैं क्या करूँ? ऐसे ही कुछ देर बाद। रागिनी क्या हुआ, तुम रो रही हो? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कुछ तो है, चलो बताओ मुझे। कुछ नहीं, सच में। तो फिर रो नहीं। ये लो खाना लाया हूँ, मैंने भी नहीं खाया, चलो साथ खाते हैं, ठीक है? सच में भूख नहीं है। रागिनी ने मना किया, लेकिन राम ने उसको अपने साथ खाना खिलवाया, जिसके बाद ऐसे ही पेट भरकर खाना खाना चाहिए। चलो अब तुम रेडी हो ही तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलता हूँ। वहाँ क्यों? ऐसे ही तुम्हारा दिल लग जाएगा। मुझे भी हॉस्पिटल का कुछ काम है, जब तक मैं वहाँ से आऊंगा तुम वहीं रह लेना। ठीक है। रागिनी राम के साथ आने को राजी हो गई, जिसके बाद वो उसको अपने साथ लेकर आया। राम ने उसे उसके मायके छोड़ा और खुद अस्पताल चला गया। मायके जाते ही, अरे वाह, तू आ गई। हाँ तो मैं सोने के कंगन और क्या क्या मिला है शगुन के तौर पर? ये 20,000 रुपए हैं, माँ जी ने दिए हैं। 20,000? आज तो पार्टी करेंगे रेखा। असली खजाना तो ये है मोटे मोटे सोने के कंगन। ला इधर को दे।
नहीं नहीं चाची जी, ये नहीं, आप कुछ और ले लें, ये खानदानी कंगन है, मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी। चुप कर, असली खजाना अपने पास रखना चाहती है? ला इधर दे ये असली खजाना। तो चाची जी मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी, ये कंगन नहीं लीजिए। अजी इसको घर से निकालना, मैं इसको अब और नहीं देख सकती हूँ। चल अब अपने ससुराल को जा। घर से भी निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रागिनी रोते रोते गार्डन में आ गई और उसी गार्डन में वो एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। बेचारी को ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त पूरब गार्डन के पास से गुजर रहा था। अरे ये तो भाभी हैं, मैं क्या करूं, मैं भाभी के पास जाऊं भी या नहीं? एक काम करता हूं, भाभी को बता देता हूं। पूरब घर आ जाता है और घर में रागिनी अभी तक नहीं आई। मैं ही भूल गया, मैंने कहा था कि मैं उसको ले आऊंगा। तो ले आओ भैया, भाभी तो पता नहीं क्यों झील के पास वाले गार्डन में बैठी रो रही थी। ऐसा क्या? तूने उसको रोता देखा और तू आ गया? तू पागल है? माँ मैं भी आता हूँ। राम जल्दी से भागा और वो रागिनी के पास पहुंचा। रागिनी, राम जी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें तो मैंने तुम्हारे मायके में छोड़ा था ना? हाँ। क्या बात है, घर चलो। और क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस दिल भारी हो रहा था और कुछ नहीं है। रागिनी ने मना कर दिया, जिसके बाद राम ने भी सवाल नहीं किया और वो उसके साथ घर आ गया, जहाँ उसने रागिनी को कमरे में भेज दिया। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत गया। हर एक गुजरता दिन रागिनी को उसके अतीत की वजह से जीने नहीं दे रहा था। वो बहुत कम खाती पीती, न ही ससुराल वालों से मिलती और बस वो अपने राज की वजह से दिन पे दिन कमजोर हो रही थी। और रेखा और लखन उसे धमकियां देकर उससे पैसे भी मंगवाते रहते थे। ऐसे ही आज के दिन। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर राम, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, अभी हम हॉस्पिटल में कुछ काम करवा रहे हैं जिसमें हमने सभी डॉक्टर से 50,000 रुपए लिए हैं। तुम भी दे दो, जब काम हो जाएगा जो बचेगा वो तुम्हारा। जी मैंने सुना था, रुकिए मैं ऑनलाइन देता हूँ। अरे मेरे पास तो पैसे थे, ये बचे क्यों नहीं? अभी नहीं है तो बाद में दे देना। जी कहाँ गए? माँ रागिनी कहाँ है? कुछ बात करनी है उससे। मुझसे क्या बात है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं। रागिनी, जी जी। मेरे बैंक में 50,000 थे, तुमने? हाँ वो मैंने लिए थे, वो मुझे कुछ सामान अच्छा लग गया था तो बुक कर दिया। अरे बाबा रिलैक्स, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तुम तो पूरी कांप रही हो। मैं आखिर कमा किसके ले रहा हूँ? तुम्हारे लेना। क्या हुआ अगर मंगवाया भी तो? घबराओ नहीं। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि अपने राज को छिपाने के लिए मैंने वो पैसे लेकर अपनी चाची को दिए थे। रागिनी तुझे तो कुत्ते से भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। रागिनी बेचारी मजबूर होकर खुद को ही कोसने लगी। ऐसे ही कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने को बैठे और आज तो मेरी बहू ने खाना बनाया। बहू बैठ जा, मैं निकाल दूंगी सभी के लिए। यहाँ मेरे पास आ जाओ। जी। हेलो, हाँ क्या? सच में? आता हूँ मैं, बस आ रहा हूँ। हाँ 2 मिनट। कहाँ जा रहा है? माँ एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट ऑपरेशन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तेरा अस्पताल तो दूर है राम। केस कॉम्प्लिकेटेड है बाबा, हमारे हॉस्पिटल का नहीं है। मुझे पास के ही हॉस्पिटल जाना है, मुझे रेफर हुआ है। ठीक है, ध्यान से जाना। भगवान, मेरे बच्चे का काम कितना मुश्किल है, कभी भी उठकर भागना पड़ता है। राम चला जाता है हॉस्पिटल और कुछ देर बाद चलो अच्छा है सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। ये रूम तो काफी अजीब है। मैंने पेशेंट की फाइल रखी थी, उस पर दवाइयाँ लिखी थी, कहाँ गायब हो गई? कहाँ गई वो? कहाँ रख दी मैंने? राम फाइल खोल ही रहा था कि तभी उसने वहीं रखे टेबल की ड्रॉर को खोला और उसके अंदर उसको एक फाइल मिली जिसके ऊपर रागिनी का नाम था। रागिनी शर्मा? ये क्या रागिनी की फाइल है? ये क्या? अरे भगवान, नरेंद्र जी, मेरी अलमारी से मेरे सभी गहने चोरी हो गए हैं। क्या कहा माँ? गहने चोरी हो गए हैं? चोरी हुई है? माँ कहाँ हो सब? रागिनी बेटा, चोरी हो गई है। बहू कहाँ है? वो तो पूरे घर में कहीं नहीं है। क्या नहीं है? कहाँ गई वो? अरे मुझे तो लगता है कि वो ही सारे गहने लेकर भागी है राम। मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। चलिए
राम ने पुलिस को फोन किया और परिवार और पुलिस के साथ वो निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लखन जी, खजाना है ये तो खजाना। आज तो तूने लड़की बड़ा ही अच्छा काम किया है। ये तो एक ही बार में उन्हें लूट लाई। वाह वाह। चाची अब तो मैंने आप लोगों को अमीर कर दिया ना। अब मैं कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। अब उस राज के साथ साथ आप मुझे भी खत्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती। हाँ, अब तू मरने को बोल सकती है, क्योंकि अब तेरी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अब खेल तो आपका खत्म हुआ है। चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? पुलिस? तो तुम लोग चोर हो। क्यों री रागनी, क्या कमी की थी हमने तेरे साथ जो तूने इतना बड़ा धोखा दिया? बोल। माँ, इसमें रागनी की गलती नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है। सारी की सारी मेरी गलती है। आप मेरी चाची और चाचा को छोड़ दो। इन्होंने मुझसे ये करवाया, लेकिन गलत मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रागनी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, मुझे इंस्पेक्टर साहब आप फांसी दे देना। मैं एक बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी। मैं आपको बताती हूँ। वैसे भी अब तो मैं मर ही जाऊंगी। मैं बताती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे काला राज, जिसको छिपाने को ही मैंने ये शादी की थी और आपके घर का पैसा अपने चाचा चाची को भी देती रही। मैं बताती हूँ। पूर्णिमा, ऐसा मुझे ही लग रहा है या ये लड़का मुझे देख रहा है? देख रहा है, जा जाकर बात कर ले। पागल है, मैं लड़कों से बात नहीं करती। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे पेन मिल सकता है? जी ले लीजिए। शुक्रिया। आपका नाम? पेन मांगा है तो उस पर ध्यान दो, नाम पर नहीं। इंटरेस्टिंग। क्या बात है? तू क्यों हंस रही है अब? क्या हुआ? अरे नहीं, आपके तो चोट लग गई। ये खून कैसे निकला? आपके तीखे नैनों की धार, मेरा मतलब पेन की धार से। रवि की बात को सुनकर रागिनी ने उसके हाथ पर अपना रुमाल बांध दिया, जिसके बाद आप तो बड़ी केयरिंग हैं। बेकार की बातें नहीं करो। मैं इस कॉलेज में नया हूँ, मुझे अपना दोस्त बना ले। पूर्णिमा के सिवा कभी किसी ने मुझसे दोस्ती की बात नहीं की है। मुझे हाँ कर देना चाहिए। ठीक है। रागिनी का दिल पिघल गया और वो रवि की दोस्त बन गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद एक रोज रवि ने रागिनी को अपनी पसंद का इजहार किया। रागिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या कहा रवि? तुम्हारे ये गुलाबी पड़े हुए गाल मुझे सब बता रहे हैं। मुझे तुम्हारे जैसा अपनापन कहीं से भी नहीं मिला। ठीक है रवि, लाओ अंगूठी पहना दो। चलो आइसक्रीम खाने को चलते हैं। ऐसी रागिनी रवि के साथ कुछ दिन रिलेशनशिप में रही, जिसके बाद आज के दिन तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम्हारे घर? क्यों? अरे बाबा, घबराओ नहीं, मुझे तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना है। चलो आओ। अच्छा ठीक है। ये लो, ये खा लो, नहीं तो भूख लगने लगेगी। रागिनी ने रवि की दी हुई चॉकलेट को खाया, जिसके खाते ही उसको चक्कर आने लगे और रवि के घर आते ही वो सोफे पर लेटकर गहरी नींद में सो गई। कुछ आवाजों के बाद उसकी आंख खुली। रागिनी उठ, रागिनी। अरे चाची जी। पूरे दिन और पूरी रात तो यहाँ थी, किसके साथ? पूरे दिन और पूरी रात? लेकिन मैं तो रवि के साथ। हे भगवान, ये रवि कौन है? अरे किसके साथ आई थी तू, करम जली? नहीं नहीं चाची, वो कोई बुरा लड़का नहीं है, वो यहीं कहीं होगा। रवि, रवि। कोई नहीं है यहाँ। तूने आज हम लोगों का मुंह काला करवा दिया। नहीं। क्या हुआ? हाजी, इसको अस्पताल लेकर चलो, इसका चेकअप होगा। रागिनी को अस्पताल लाया जाता है। कुछ देर बाद, जी आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेग्नेंट है? उछाल दी हमारे मुंह पर कीचड़। मन तो कर रहा है कि गला दबाकर तेरी जान ले लूं, लेकिन बस क्या करूं, अपने भाई को क्या जवाब दूंगा मैं? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रागिनी खूब रोई, लेकिन अब ये उसकी सच्चाई थी। रवि ने उसके साथ खेल खेला था। वो सारा दिन कमरे में रहती, न किसी से मिलती, न ही कहीं जाती, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका पेट बड़ा हो रहा था। क्या करूं मैं? जो मैंने किया उसके बाद तो मेरा खुद से ही नजरें मिलाना मुश्किल है। ये ले, दूध पी ले। क्यों दे रही है चाची ये मुझे? पाप तूने किया है ना, इस बच्चे की क्या गलती है?
इसको तो दुनिया में आना ही है ना, पी ले अब इसको। रागिनी को उसकी चाची जो कुछ दे देती वो उसको खा पी लेती। और एक वक्त ऐसा आया जब रागिनी को ठीक 9 महीने के बाद पेट में बेहद ही दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। अभी मुझे क्या हुआ था? तेरी डिलीवरी हुई है। क्या? लेकिन वो बच्चा कहाँ है? जमाने से चप्पल पड़वानी है। बच्चे को मैंने दे दिया अनाथालय में ये बोलकर कि इसकी माँ नहीं रही। कोई नहीं जानता कि तू प्रेग्नेंट थी और तेरी डिलीवरी भी हुई है। घर चलना है और ऐसे दिखाना है कि तू बस बीमार है। बाकी हम जल्द से जल्द तेरी शादी कर देंगे। ये है मेरा राज जो मुझे चैन नहीं लेने देता, मेरा घिनौना थी। मुझे पता है कि ये सब मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब तो बस कुछ पलों में ही मैं नहीं रहूंगी। तो इस बोझ को उतार कर अब मैं जा रही हूँ। घटिया लड़की, इसलिए तेरी शादी करने को मर रहे थे ये। बस करो माँ, बस करो। रागिनी और कब तक इस दर्द में रहोगी? सच्चाई ये नहीं है। राम ने सब सुनने के बाद भी रागिनी को गले लगाया, जिससे सभी हैरान रह गए। और राम जी, तुम गलत नहीं हो रागिनी। हाँ, तो अब इस राज के पीछे की असली कहानी मैं बताता हूँ। ये है रागिनी की नकली प्रेगनेंसी के दौरान की रिपोर्ट फाइल। डॉक्टर राजेश ने चंद पैसों में बिक कर ये काम किया। रागिनी, वो जो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया था वो कोई अजनबी नहीं, तुम्हारे चाचा और चाची का ही भेजा हुआ था। क्यों, है ना? अब बताइए। हमें माफ कर दे हमारी बच्ची, मैं तुझे सच बताती हूँ। लखन जी, अब रागिनी की शादी की उम्र है, लेकिन उसको पाला है तो उससे हमें भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। उसकी शादी ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करोगी? मेरे पास एक आइडिया है। मैं ना एक लड़के को रागिनी के पीछे लगाऊंगी, उससे रागिनी को उसके प्यार के जाल में फंसवाऊंगी। अच्छा? हाँ, और बस इतना ही नहीं, जब वो दोनों प्यार में पड़ने लगेंगे तो वो लड़का रागिनी को अपने कमरे पर लेकर जाएगा, जहाँ से हम उसे पैसे देकर भेज देंगे और रागिनी को नशे की दवा दिलाएंगे, जिससे कि वो वहाँ रात बिता दे। वो अकेली होगी, लेकिन खेल यहीं से शुरू होगा। ओह, तो ये बात है। रेखा ने अनुज नाम के एक लड़के से बात की, जिसको उसने रवि बनाया और पैसे देकर रागिनी के पीछे लगाया। इस लड़की को मैं यहाँ तक तो ले आया, अब पतली गली से निकल जाता हूँ। रवि चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, डॉक्टर साहब, आपके पास अभी मैं एक लड़की लाऊंगी, आपको उसकी नकली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना? काम हो जाएगा। और वो जो दवाइयाँ आप बोल रहे थे जिससे कि पेट में मरोड़े होने लगती है और पेट फूलने लगता है, वो भी लिख दो। अब उस रागिनी को अच्छे से ही सबक सिखाना है। लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसे पूरे चाहिए। मिल जाएंगे। वो जो मैं तेरे लिए दूध वगैरह लाती थी ना, उसमें दवाई होती थी तेरा पेट निकालने और दर्द करने की, और तुझे लग रहा था कि तू गर्भवती है। फिर ऐसे ही 9 महीने हुए और हमने तुझे ज्यादा दर्द के साथ साथ बेहोशी की दवा दे दी और अस्पताल में ले जाकर तेरी नकली डिलीवरी का नाटक किया, जबकि कुछ नहीं था। रेखा की बात को सुनकर रागिनी के कुछ देर को होश गुम हो गए। जिस बोझ, जिस गुनाह का वो खुद को जिम्मेदार समझती थी, वो कभी उसने किया ही नहीं था। सभी तरफ को सन्नाटा हो गया, जिसके बाद रागिनी टूटकर रोई। रागिनी, संभालो खुद को रागिनी। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन दोनों को। और वो जो नकली डॉक्टर और लड़का था ना, वो भी बचना ही नहीं चाहिए। हमसे बचकर कहाँ जाएगा? चल बे, चलो, अब तुम्हें सलाखों के पीछे की दुनिया दिखाते हैं। पुलिस रेखा और लखन को ले जाती है और बहू के तो हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। राम, कुछ नहीं होगा बाबा। सभी रागिनी के हाथ पांव की मालिश करो। ये अचानक से बीपी हाई होने की वजह से हुआ है और अभी सब ठीक हो जाएगा। रागिनी मेरी बच्ची, आंखें खोल, तूने कम नहीं झेला है, उठ जा। सभी ने रागिनी के हाथ पांव को मसला, जिसके कुछ देर के बाद उसका शरीर का तापमान नॉर्मल हुआ और रागिनी को होश आया। उसने खुद को अपने ससुराल के बेड पर पाया। राम जी? हाँ, मैं यही हूँ। राम जी, आपका शुक्रिया। कुछ मत बोल बेटा, तू लेट जा, तू ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ और आज तो सबसे ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि आपने मेरे ऊपर से किस बोझ को हल्का किया है। सच में मैं तो खुद को गुनहगार समझती रही, लेकिन राम जी, आपने मेरी जिंदगी को फिर से खूबसूरत कर दिया। रागिनी ऐसे बोलकर रोने लगी, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। राम ने उसको गले लगाया और हेमा और नरेंद्र ने उसके सर पर हाथ फेरकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया।
वहीं अगले ही दिन राजेश और रवि भी पकड़े गए और रेखा और लखन के साथ साथ उन्हें भी जेल हो गई और रागिनी खुशी से अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, जिन चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने रागिनी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? आखिर किसी की मासूम औलाद के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकता है? और रागिनी के माता पिता की मौत का राज क्या है? अगर आप इस कहानी को आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए।